यह है प्रश्न संख्या 41 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। तो साधारण शब्द में जो भूकंप जो होता है वो पृथ्वी का कंपन होता है। यह एक नेचुरल फेनोमेनन है, घटना है। और इसमें होता क्या है एक्चुअली कि ऊर्जा के निकलने के कारण जो है तरंगे उत्पन्न होती हैं जो कि सभी दिशाओं में प्रसारित होती है और भूकंप उत्पन्न करती है। यहाँ पर पहला कथन ये कहा जा रहा है कि सभी प्राकृतिक भूकंप जो है स्थल मंडल में घटित होते हैं। तो ये बात जो है यहाँ पर सही है कि सभी जो नेचुरल भूकंप होते हैं वो स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर में घटित होते हैं और प्रायः जो है भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा मुक्त होती है। भूप्रपट्टी की शैलों में जो है गहन जो दरारें होती हैं वही भ्रंश कहलाती है और भ्रंश के दोनों तरफ जो है शैलें जो होती हैं वो विपरीत दिशा में गति करती हैं और इस प्रकार पहला कथन जो है यहाँ पर पहला सही है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि वह बिंदु जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा कथन जो है गलत है। दूसरा कथन ये गलत है कि वह जिस बिंदु से ऊर्जा मुक्त होती है वह भूकंप का अधिकेंद्र नहीं उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र यानी कि उसे हम फोकस कहते हैं और इस प्रकार जो है दूसरा कथन यहाँ पर गलत है, पहला जो है सही है। दूसरा कथन जो है यहाँ पर गलत है और दूसरा कथन गलत है तो विकल्प सी भी गलत हो गया। ए जो है इसका सही उत्तर होगा। और उसके बाद बात करें तो भूपटल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के नज़दीक होता है वह जो है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र जो है भूपटल के नज़दीक के बिंदु जहाँ पर जो है भूकंप को हम लोग महसूस करते हैं वह अधिकेंद्र कहलाता है। ये आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि पथ विक्रेताओं यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स हेतु आरंभ की गई नई योजना पीएम स्वनिधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन ये कह रहा है कि यह पथ विक्रेताओं को लॉकडाउन में छूट देने के पश्चात अपनी आजीविका गतिविधियों को पुनः आरंभ करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन गलत है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि यह ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान नहीं करती, रियायती दर पर जो है यह ऋण देने का कार्य करती है और इसलिए जो है पहला कथन यहाँ पर गलत है। पहला कथन गलत है तो इसमें जो है विकल्प डी भी गलत हो जाएंगे, विकल्प ए भी गलत हो जाएंगे। दूसरा कथन ये कह रहा है कि ऋण लेने के लिए किसी भी सांपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती। तो बिल्कुल जो है किसी भी असेट या कोई प्रतिभूति देने की आवश्यकता नहीं होती ऋण लेने के लिए और यहाँ पर दूसरा कथन सही है। दूसरा कथन सही है। और तीसरा कथन ये कह रहा है कि इसे वित्त मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। तो ये भी बात सही है कि इसे जो है वित्त मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है और इसमें जो है 10,000 ब्याज जो है स्ट्रीट वेंडर्स को रियायती दर पर प्रदान की जाती है। दूसरा तीसरा कथन जो है यहाँ पर यहाँ पर तीसरा कथन जो है वित्त मंत्रालय द्वारा यह शुरू नहीं किया है, माफ़ कीजिएगा, यह वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू नहीं की गई है। इसलिए नहीं शुरू की गई है और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। इसलिए जो है तीसरा कथन यहाँ पर गलत है। तीसरा कथन गलत है तो यहाँ पर जो तीनों कथन गलत है। विकल्प सी जो है सही उत्तर है। केवल इसमें 2 कथन जो सही है, बाकी जो है यहाँ पर वित्त मंत्रालय के लिए गलत हो गया और यहाँ पर जो है ब्याज मुक्त ऋण सुविधा के लिए गलत हो गया और इस प्रकार जो है सी जो है इसका सही उत्तर है। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिक प्लेटें नहीं है, यानी कि इसमें से जो है कौन सा जो है टेक्टोनिक प्लेटें नहीं है। कोड का प्रयोग करके इसमें से जो है सही उत्तर आपको बताना है। रहा है कि अंटार्कटिका प्लेट, तो अंटार्कटिका प्लेट जो है विवर्तनिक प्लेट और इस प्रकार जो है पहला कथन सही है। पहला कथन सही है तो यहाँ पर जो है विकल्प बी भी गलत है, विकल्प सी भी गलत है, विकल्प डी भी गलत है। 1, 2, 4 इसका जो है सही उत्तर है। अंटार्कटिका प्लेट जो है विवर्तनिक प्लेट है, सॉरी मित्रों माफ़ कीजिएगा, अंटार्कटिका प्लेट तो यहाँ पर विवर्तनिक प्लेट है। तो 1 नंबर जो इसमें है ये विवर्तनिक प्लेट है
और चूंकि 1 नंबर विवर्तनिक प्लेट है तो यहाँ पर विकल्प ए जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। कोकोस प्लेट की बात करें तो ये चूंकि छोटी प्लेटें हैं इसलिए मुख्य रूप से ये विवर्तनिक प्लेटें में शामिल नहीं होती, इसलिए जो है दूसरा कथन यहाँ पर गलत, दूसरा कथन जो है सही है और दूसरा सही है, तो यहाँ पर विकल्प सी जो है गलत हो जाएगा। और तीसरा कथन ये करा है कि अर्बियन प्लेट, तो ये भी जो है विवर्तनिक मुख्य विवर्तनिक प्रमुख विवर्तनिक प्लेट में शामिल नहीं है। यहाँ पर तीसरा भी जो है यहाँ पर गलत है और 2, 3 जो है और चूंकि इसमें गलत ही चुनना है तो 2, 3 जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। दक्षिण अमेरिकी प्लेट की बात करें तो ये प्रमुख विवर्तनिक प्लेट में शामिल है। इस प्रकार विकल्प डी गलत है, विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर है। यानी कि कोकस प्लेट और अर्बियन प्लेट की बात करें, कोकस प्लेट यह प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य अवस्थित है। मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य अवस्थित है कोकस प्लेट। वहीं अरेबियन प्लेट की बात करें तो इसमें सऊदी अरब प्रायद्वीप का अधिकांश भूभाग जो है सम्मिलित है और ये दोनों प्लेटें जो हैं छोटी प्लेटें हैं, जबकि अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट ये प्रमुख विवर्तनिक प्लेट हैं। और चूंकि यहाँ पर जो है पूछा गया है कि कौन सा प्रमुख विवर्तनिक प्लेट नहीं है तो कोकस और अरेबियन 2, 3 इसका सही उत्तर होगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 और प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है कि लोग मृत सागर यानी कि डेड सी में क्यों नहीं डूबते हैं। इसका कारण क्या है कि लोग जो है मृत सागर में नहीं डूबते हैं। तो क्या समुद्र में समुद्री प्राणियों की उपस्थिति है इसलिए नहीं डूबते हैं, उसके ऊपर छताने लगते हैं। तो ये तो बिल्कुल इसका तर्क सही नहीं है, ये विकल्प गलत है। दूसरा ये कह रहा है कि मृत सागर का कम तापमान तैराकों को अधिक उत्प्लावकता प्रदान करता है। तो ये भी बात जो है सही नहीं है। तीसरा ये कह रहा है कि मृत सागर में नमक की अत्यधिक सांद्रता जल के घनत्व में वृद्धि करती है। तो यहाँ पर जो है ये बात सही है और विकल्प सी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। जबकि चौथा विकल्प डी ये कह रहा है कि थर्मोक्लाइन यानी कि तीव्र ताप परिवर्तन की गहराई मृत सागर में सतह के पास ही अवस्थित है। यहाँ पर चौथा विकल्प भी गलत है। तीसरा विकल्प जो है यहाँ पर सी विकल्प जो है सही है। मृत सागर जो है एक लैंडलॉक सागर है और इस प्रकार जो है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बहकर सभी खनिज जो है इस प्रकार से जो है इस सागर में आसपास के जितने भी खनिज होते हैं इन सागर में पहुँचते हैं बहकर। और उसके बाद जो है यहाँ सूर्य के तापमान के कारण जो है जल वाष्पीकरण की दर जो होती है वो तेज़ होती है, जल वाष्पीकरण के सूर्य के तापमान के कारण। और उसके बाद जो है इसके परिणाम स्वरूप जो है मृत जो सागर होता है इसमें नमक की सांद्रता बहुत अधिक होती है। जल में नमक की सांद्रता जो है सामान्य तौर पर 34% तक पहुंच जाती है और जल में घुले खनिज लवणों की अत्यधिक उच्च सांद्रता के कारण इसका घनत्व स्वच्छ जल यानी कि साफ जल जो होता है उसकी तुलना में इसका घनत्व अधिक होता है। चूँकि इस जल के घनत्व की तुलना में हमारे शरीर का भार हल्का होता है यानी कि कम घनत्व वाला होता है, इसलिए हमारे शरीर को जो है मृत सागर में अधिक उत्प्लावकता प्राप्त होती है और जिससे तैरना आसान होता है। और इस प्रकार जो है विकल्प सी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। अब बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि पर्वतीय वनों यानी कि माउंटेन फॉरेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। पर्वतीय वनों के संदर्भ में जो है यहाँ पर क्वेश्चन है। पहला कथन ये कह रहा है कि इन वनों में सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जैसे कि ओक और चेस्टनट सामान्य रूप से जो है मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन जो है सही है। और ये जो है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन हैं जो कि 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं। और ये जो है सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जैसे कि ओक चेस्टनट की इसमें जो है प्रधानता होती है। पहला कथन जो है यहाँ पर सही है, पहला कथन सही है तो विकल्प भी गलत है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि इन वनों में पाए जाने वाले प्राणियों के बाल घने होते हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी सही है कि इन वनों में प्रायः जो है काश्मीरी स्टैग, उसके बाद चीतल, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबक्स, रेड पांडा और घने बाल वाली भेड़, बकरी जैसे प्राणी पाए जाते हैं, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। और दूसरा कथन सही है तो यहाँ पर विकल्प ए जो है गलत हो जाएगा। तीसरा कथन ये करे कि भारत में ये वन हिमालय और उत्तर पूर्व भारत की दक्षिणी ढालों को आच्छादित करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, भारत में जो ये वन है ये हिमालय के जो है हिमालय पहाड़ के दक्षिणी ढाल
कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट श्रेणी के भाग में 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले स्थानों में, और उत्तर पूर्व भारत में जो है ये अधिकांश भाग पर आश्रित है। इस प्रकार तीसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन सही है, तो विकल्प सी जो है यहाँ पर गलत है, विकल्प डी जो है सही उत्तर है। 1, 2, 3 तीनों कथन यहाँ पर सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 और प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि रटेन और लियाना कुछ विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों के प्रकार है। ये निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं रटेल और लियाना? क्या ये उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, या शीतोष्ण घास भूमियों में पाई जाती है, या आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है, या विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये जो रटेन और लियाना होती है, ये जो कुछ विशिष्ट प्रकार की वनस्पति है, ये मुख्य रूप से जो है विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो है यह पाई जाती है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। और ये जो है उष्णकटिबंधीय काष्ठ का वाणिज्यिक दोहन हेतु अत्यधिक दुष्कर होता है। और रटेन और नियाना जो होते हैं है अमेजन की वनों में जो है पाई जाती है, और इस प्रकार जो है आप इसे ध्यान रख सकते हैं। विकल्प डी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर है। प्रश्न की तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो पहला कथन ये कह रहा है कि ये वाताग्रों के साथ साथ निर्मित होते हैं। तो क्या ये वाताग्रों के साथ साथ निर्मित होते हैं? तो ये बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसे वेब साइक्लोन या मध्य अक्षांशीय चक्रवात के रूप में भी जाना जाता है, इसे वेब साइक्लोन और मध्य अक्षांशीय चक्रवात के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार की चक्रवातीय वायु प्रणाली, एक प्रकार की जो है यह चक्रवाती वायु प्रणाली है जो मध्य उच्च अक्षांशों में क्षैतिज तापमान भिन्नता वाले वाताग्र क्षेत्र में निर्मित होते हैं। ये ठंडी वायु राशि से कोष्ण वायु राशि को पृथक करते हुए वाताग्र पृष्ठ पर एक लहर विकसित होने पर निर्मित होते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण वायु तथा उत्तरी दिशा में ठंडी वायु प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायु दाब कम हो जाता है तो कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर और ठंडी वायु दक्षिण दिशा की ओर वामावर्त चक्रवर्तीय परिसंचरण करती है, और तब इस स्थिति में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ जो है विकसित होते हैं। इस प्रकार पहला कथन जो है यहाँ पर सही है, पहला कथन सही है, तो विकल्प सी जो है यहाँ पर गलत है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि ये स्थल और जल दोनों पर विकसित हो सकते हैं, तो यह बात जो है यहाँ पर दूसरा कथन जो है कह रहा है कि ये जो है विस्तृत क्षेत्र में फैलते हैं और इनकी उत्पत्ति जो है स्थल और जल दोनों पर हो सकती हैं। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में जो है पवनों का वेग जो है अपेक्षा की तीव्र होता है, तो ये जो है दूसरा कथन भी यहाँ पर सही है। और दूसरा कथन सही है तो यहाँ पर विकल्प बी जो है गलत हो जाएगा। विकल्प तीसरा कथन ये करा है कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है, तो ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, और इस प्रकार जो है उत्तरी गोलार्ध में ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, और इस प्रकार तीसरा कथन जो है गलत है, पूर्व से पश्चिम नहीं करती, तो तीसरा कथन गलत है, तो विकल्प डी गलत हो जाएगा। विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर है कि केवल 1 और 2 कथन इसमें सही है, तीसरा कथन जो है गलत है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलमग्न संरचना की उत्पत्ति ज्वालामुखीय है? निम्नलिखित कूट का प्रयोग करके इसमें जो है सही उत्तर आपको बताने हैं कि इसमें से कौन से जो है जलमग्न संरचना है जिसकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखीय है। तो यहाँ पर जलमग्न कैनियन की बात करें, जलमग्न कैनियन, तो जलमग्न कैनियन को जो है भी आकार की खड़ी दीवार वाली सर्पिल घाटियों के रूप में जो है इसको प्रदर्शित किया जाता है, इस भी आकार की खड़ी दीवार वाली, और ये जो है जलमग्न यहाँ पर जो है कैनियन बनते हैं जो बाहर की ओर झुकी हुई होती है। और ये नदी द्वारा अनवरत अपर्दित भू कैनियन ऊंचाबाज के रूप में सबसे विशाल भू कैनियन होते हैं। जलमग्न कैनियन का निर्माण जो है मग्न ढालों पर पंकित धाराओं द्वारा अनवरत अपर्दन से होता है। और इस हडसन कैनियन ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध जो है कैनियन है हडसन, और इस प्रकार जो है यहाँ पर
ये जलमग्न संरचना का पार्ट नहीं है। यहाँ पर विकल्प एक जो है कथन एक जो है गलत हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, तो ए और डी विकल्प गलत हो जाएंगे। दूसरा ये कह रहा है कि समुद्री टीला, समुद्री टीला की बात करें तो यह नुकीले शिखर वाला एक पर्वत है जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है किंतु महासागरों की सतह तक नहीं पहुंचता। समुद्री टीले जो होते हैं ये ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार दूसरा कथन जो है यहाँ पर सही है और दूसरा सही है, तो यहाँ पर जो है विकल्प बी गलत हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर है, 2, 3 इसमें सही है। और ये जो है 3000 से 4500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप का विस्तार समुद्री टीले का जो है काफ़ी अच्छा उदाहरण है, और यहाँ पर हवाई द्वीप जो है इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। मध्य सागरीय कटक की बात करें तो ये भी जो है सही है। ये जलमग्न संरचना की उत्पत्ति ज्वालामुखी है। और मध्य सागरीय कटक की बात करें तो मध्य सागरीय कटक एक जलमग्न पर्वत श्रृंखला होता है जो प्लेट विवर्तनिक द्वारा निर्मित होता है, और समुद्र तल का यह उठान तब होता है जब महासागरीय पर्वती के नीचे मैंटल में संवहनीय धाराओं के उठने और दो विवर्तनिक प्लेटों के एक अपसारी सीमा पर मिलने के स्थान पर मैग्मा के निर्माण की स्थिति उत्पन्न होती है। और इस प्रकार ये भी जो है एक ज्वालामुखी उत्पत्ति का उदाहरण है। और यहाँ पर जो है पहला कथन गलत है, बाकी दूसरा तीसरा जो है सही है। विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर है। बात कर ले अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, और प्रश्न यहाँ पर ये करा है कि द्वार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। तो ये पूर्वोत्तर हिमालय के बाह्य गिरिपदीय क्षेत्र में स्थित जलोढ़ बाढ़ के मैदान है, तो यहाँ पर पहला कथन जो है सही है। द्वार पूर्वोत्तर भारत में जो है जलोढ़ बाढ़ के मैदान है जो हिमालय के बाह्य गिरिपदीय क्षेत्र के दक्षिण में और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी के उत्तर में स्थित है, इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा कथन ये कर रहा है कि द्वार क्षेत्र में चाय की खेती के लिए उपयुक्त गहरी जीवाश्म समृद्ध मृदा का आवरण पाया जाता है, तो यहाँ पर दूसरा भी कथन सही है कि द्वार क्षेत्र में जो है चाय की खेती के लिए गहरी जीवाश्म समृद्ध मृदा का आवरण पाया जाता है। इस प्रकार 1, 2 दोनों कथन सही है। विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि गोधली यानी कि संध्या काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि यह तब घटित होता है जब पृथ्वी को सूर्य के क्षितिज से नीचे होने पर भी प्रकिरणित या अपरिवर्तित प्रकाश प्राप्त होता है, तो पहला कथन सही है। गोधली यानी कि संध्याकांत, इसे इंग्लिश में ट्विलाइट के नाम से जानते हैं। ये दिन और रात के मध्य का समय होता है जब आकाश में प्रकाश विद्यमान होता है, हालांकि सूर्य क्षितिज से नीचे जाता है, तो इस कारण जो है उषा काल और गोधली की अवधि के दौरान पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्रकर्णित या अपरिवर्तित प्रकाश जो है ये प्राप्त करता है। और गोधली तब घटित होती है जब पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन और अपवर्तन करता है, जिससे निचला वायुमंडल प्रकाशित हो जाता है। खगोलविदों ने जो है गोधली को 3 चरणों में परिभाषित करते हैं, सिविल, नॉटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल। ये सूर्य के उत्थान पर आधारित ऐसे कोण हैं जो क्षितिज के साथ सूर्य का ज्यामितीय कोण निर्धारित करते हैं। यहाँ पर पहला कथन जो है सही है। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन ये कह रहा है कि विषुवतरेखीय क्षेत्रों में गोधली की अवधि उच्च अक्षांशों की तुलना में छोटी होती है, तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है कि विषुवतरेखीय क्षेत्रों में गोधली की जो अवधि होती है ये उच्च अक्षांशों की तुलना में छोटी होती है। और यहाँ पर विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर है। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही है।